बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 28वीं अन्नी तरमीम के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं जनाब। टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कयास रैयां की जा रही हैं जनाब 28वीं अन्नी तरमीम में क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जो हैं वो एक नया ओहदा चाहते हैं, उसके लिए जनाब रेफरेंडम भी हो सकता है, नए सूबे बन सकते हैं, NFC अवार्ड में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें आपने सुनी हैं, तो ये वज़ीर कानून ना कल हमारे आज़म वज़ीर तारड़ साहब लाहौर में थे। तो उनसे लोगों ने ज़ाहिर है वो उनकी लाहौर में मौजूदगी का लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, कुछ लोगों की बात भी हुई, कुछ उन्होंने ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की, कुछ ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू की, माइक के सामने गुफ्तगू की। एक सेमिनार था जहाँ पे, वहाँ उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये एक मखलूत हुकूमत है और उसमें जनाब मुशावरत वगैरह जो है बाकी दोस्तों के साथ उसके बगैर और मुकम्मल इत्तेफाक राय के बगैर तो कोई तरमीम आ ही नहीं सकती। और उन्होंने कहा जनाब सरे दस्त ना फिलहाल, वो कह रहे हैं फिलहाल का लफ्ज बोल रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, ये उन्होंने कहा है। वो ऑन द रिकॉर्ड जो बात की है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो शादी मरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने शाजिया मरी से ये कहा था जनाब थैंक यू, वो वाली बात जो है। तो वो भी ये कह रहे हैं जनाब 28वीं तरमीम की मेरे साथ तो अभी तक किसी ने बात नहीं की और 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई थी और वो कहते हैं कि मैंने ही वो खबर ब्रेक की थी, मैंने ही बताया था कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और 27वीं आईनी तरमीम क्या हो सकती है, ये चीज़ें वो कहते हैं मैंने बताई थी। अब जब ये मुझ तक बात आएगी या मेरे साथ मुशावरत की जाएगी तो फिर जनाब मैं जो है ये बता दूंगा आपको, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है। अब फिर ये अगर आग नहीं जल रही किसी जगह पे तो फिर धुआं क्यों उठ रहा है? जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 28वीं आईनी तरमीम पे काम हो रहा है, उसकी जुजियात तय की जा रही हैं। NFC अवार्ड में तब्दीली का भी एक फार्मूला लाया जा रहा है, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और फिर जो वफाक के ऊपर जो अजाफी बोझ है, माली बोझ जो कहते हैं जनाब, उसको कम करने के लिए कुछ तजावीज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे जाके। पहले तो ये देख लेना कि ये जो कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि जनाब शायद फील्ड मार्शल जो हैं आसम मुनीर वो, अच्छा कुछ लोग तो कह रहे हैं ना वो ऐवान सदर में जाना चाह रहे हैं। ओ भाई ऐवान सदर में क्यों जाएंगे वो? उनके पास जो इस वक्त इख्तियारात हैं और उन इख्तियारात को फील्ड मार्शल के ओहदे को और फिर तमाम फोर्सेस के सरबराह के तौर पे जो उनके पास इख्तियारात हैं, आप खुद ही तो कहते हैं ये लोग चपड़कनाती है कि जनाब ये तो सारा मुल्क जो है ये चलाई हाइब्रिड निज़ाम है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जनाब मिलके जनाब फौज के जनाब पीछे जनाब जो होता है फैसला होता है और जो मौजूदा ये सियासी हुकूमत है ये इम्प्लीमेंट करवाती है। वाने सदर भी जनाब उसके हाथों मजबूर है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी और जो हुकूमत में शामिल जमाते हैं वो सारी चीज़ें। तो उन्हें वहां आके बैठने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये। और दूसरा जो अगर देखें एक साहब जो है जो उनका दावा है, मैं दावा कह रहा हूं कि जनाब वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने मुझे कुछ मिसालें दी हैं। उन्होंने जनाब ये देखें कि 9 मई वाला जब वाकया हुआ है PTI वालों ने जो की है, उसके बाद क्या फील्ड मार्शल के हाथ में ये इख्तियार नहीं आ गया था कि जो लोग इनकलाब लाने के चक्करों में थे फौज के अंदर और फौज के अंदर ही वो लोग मौजूद थे, क्या उनके पास ये इख्तियार नहीं आ गया था जनाब उन्होंने लटका देंगे? उन्होंने लटकाया किसी को? वो कहते हैं जनाब अकॉर्डिंग टू बुक चलने वाले आदमी हैं। हाँ ठीक है, वो एक उन्होंने जनाब जो लेफ्टिनेंट जनरल थे कोर कमांडर लाहौर उनको हटा दिया, कुछ मेजर जनरल, कुछ ब्रिगेडियर और पता नहीं कितने लोग जो थे उनको जनाब लेटर ऑफ थैंक्स दे के आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फारिग किया। लेकिन वो कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई जो है ना उन्होंने कोई नहीं की। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जनाब अभी जब आए थे ईरान का एक वफद आया था और फिर अमेरिका का वफद आया था इस्लामाबाद में, वो कहते हैं ताज़ा तरीन मिसाल देख लें या कोई भी इनकी फुटेज निकाल लें, कभी वो वजीर आजम के बराबर चलते हुए नजर आए हैं? हमेशा पीछे चलेंगे, जो कि प्रोटोकॉल का तकाजा है अकॉर्डिंग टू वो कह रहे हैं। और दूसरी बात ये वो कहते हैं जो नायब वजीर आजम जो है हमारे या वजीर खारजा जो है हमारे असाक डार साहब, वो इन जो ये जब उनका इस्तकबाल करने के लिए जा रहे थे वो उनके भी पीछे थे, बल्कि काफी पीछे थे।
वो कहते हैं उनका जो चलने का अंदाज ये वो कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि मैं ये बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि फील्ड मार्शल जो हैं, अगर इनको कह दिया जाए ना कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं इनकी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, या फिर जो सफारती कोशिशें कर रहे हैं, अरब ममालिक को आपने रोक के रखा हुआ है वगैरह वगैरह, अगर हुकूमत कह देना कि जनाब आपने कुछ नहीं करना, आपने आराम से GHQ में बैठना है, वो बैठ जाएंगे। ये हुकूमत ने कहा हुआ है उनको कि जनाब ये हमारी फौज पे बड़ा एतबार करते हैं, और शायद ये समझा जा रहा हो कि दीगर ममालिक में कि असल ताकत पाकिस्तान में फौज है। ये मुश्किल अदारा है, तो हुकूमतें आती जाती रहती हैं और फिर यहाँ मार्शाल्लाह भी लग जाता है। ये बरसबील तज़किरा में एक बात कर रहा हूँ। तो ये खुद लेके जाते हैं उनको, और वो कहते हैं कि जब अमेरिका में गए हैं उनसे मिलने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए गए, क्या ये अकेले नहीं जा सकते? वो कहते हैं किसी जगह भी, यानी ऐसा जो अगर किसी अस्करी हेडक्वार्टर में गए हैं, दावत आई है, वो तो अपने अस्करी वक्त के साथ गए होंगे, लेकिन ऐसे मामला जो सफारत से मुतल्लिका हैं उनमें कभी ये अकेले गए। इवन ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें एक खुसूसी दावत देके वहां बुलाया मुलाकात के लिए, उस वक्त भी ये वजीर दाखिला को साथ ले गए। यानी एक हुकूमत का बंदा इनके साथ होता है, बेशक कितना बंदा ईरान गए हैं, वहां जो वजीर दाखिला इनके साथ थे, कहीं और जाते हैं वजीर आजम उनके साथ होते हैं, या सियासी लोग जो हुकूमत में शामिल जो जो हुकूमती अरकान है वो इनके साथ जा रहे होते, वो अकेले तो जाते नहीं। और जनाब सूबों का, जनाब सूबे बनाने के लिए जनाब हुकूमत जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बेचैन है। हो सकता है कुछ अर्सा पहले बेचैन हो, अब वो मसला हल कर लिया गया है। वो मसला कैसे हल हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर, सूबों साबों का भी कोई चक्कर नहीं है इस वक्त 28वीं तरमीम में, ये भी मैं बता दूं, उसका हल निकाल लिया उन्होंने। और दूसरा जो रेफरेंडम के जरिए कह रहे हैं जनाब, रेफरेंडम के जरिए शायद यहाँ सदारती निज़ाम लाया जा रहा है और उसमें फौज का किरदार होगा, फील्ड मार्शल का किरदार होगा, तो ये इस पे सबका इत्फाक है पीपल्स पार्टी समेत कि जनाब जो पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट सिस्टम है ना, जो तर्ज हुक्मरानी, बेस्ट तर्ज हुक्मरानी, वो पार्लिमानी सिस्टम, जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है, सदारती निज़ाम या कोई मिक्स किस्म का निज़ाम, वो नहीं चलना, ना वो आना है, ना उसके हवाले से कोई रेफरेंडम होना है। इनको तो शायद ये भी नहीं पता, ये शायद वो माजी में फिर रहे हैं अभी तक। जनाब मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम करवा दिया था, ज़िया हक ने भी रेफरेंडम करवा दिया था। रेफरेंडम जो है ये पार्लियामेंट से बाला एक राय है, पूरी कौम की एक राय होती है, इसमें कोई शक नहीं, दो आरा नहीं। लेकिन अब जो रेफरेंडम है ना, वो पार्लियामेंट से बाला रेफरेंडम करवाया ही नहीं जा सकता, इनको पता ही नहीं। इसीलिए मैं इनको चपड़कना ये कहता हूं कि जनाब पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होगी, रेफरेंडम करवा लिया जाएगा। ओ भाई, मेरे आइन का आर्टिकल है 48, उसका सब आर्टिकल 6 वो रेफरेंडम से मुतल्लक है। वो क्या कहता है कि रेफरेंडम पहले तो जनाब सदर अगर समझता है जनाब बड़ा अहम नुक्ता है, इसमें अवामी राय लेनी चाहिए, और फिर वो सवाल बना के जनाब उसके ऊपर जनाब रेफरेंडम के लिए यस या नो में जवाब हासिल करेगा कौम से, जो वोटर हैं उनसे। तो अब बदल गया है ये रेफरेंडम। ये जो आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 6 है, ये हम आपको स्क्रीन पे एक मरतबा फिर दिखा रहे हैं। इसमें यह है कि अब वजीर आजम के पास जो इख्तियार चला गया है। अच्छा, वजीर आजम का भी ये सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि जनाब वो ऑर्डर कर दे और जनाब रेफरेंडम, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इसमें वो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा वजीर आजम को भी। अगर वजीर आजम समझता है कि इस मामले के ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए तो वो पार्लियामेंट में जाएगा, बिल की तरह करारदाद जो है वो पेश होगी, तहरीक पेश होगी, और मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का, और वो सादा अक्सरियत राय के साथ उसकी मंजूरी देंगे कि ठीक है जनाब। ना सिर्फ ये, बल्कि जो आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल 7 है, वो ये कहता है कि जो कवायद ज़वाबत है रेफरेंडम के, वो भी पार्लियामेंट ने बनाने हैं, एक कानून की शक्ल में बनने हैं वो। ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि जनाब ये एक रेफरेंडम हो जाएगा, रेफरेंडम के जरिए ये हो जाएगा। ओ भाई, मामला तो पार्लियामेंट च जाना ना, पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर रेफरेंडम कितना करवा लोगे तुसी। और दूसरा जो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ना, असल जो इशू है ना पाकिस्तान का, NFC का, वो सारी मामला है जो हमारे डिफेंस के अखराजात हैं ना,
अब वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि एनएफसी अवार्ड जो है इसमें जनाब सूबे अपना हिस्सा ले जाते हैं, और जो वफाक है वो जो दिफाई अखराजात हैं हमारे, वो उसके खाते में चले जाते हैं। जो फौज है वो तो सबकी है, तो सूबे जो हैं इस हवाले से अपना एक हिस्सा दें। वो हिस्सा कैसे तय होगा, ये जो 28वीं तरमीम है इसमें ये देखा जा रहा है। अब ये पहले तो ये देखें ना कि एनएफसी अवार्ड में हो क्या रहा है। एनएफसी अवार्ड जो है, जो आइन के आर्टिकल 160 है, उसके तहत कौमी मालियाती कमीशन जो है वो हर 5 साल बाद ये एक फार्मूला तय करता है। फार्मूला तो बना हुआ है, उसमें नजरसानी हो जाती है, कुछ इधर हो जाता है, कुछ उधर हो जाता है, कुछ सूबे जो हैं अपना हिस्सा कुछ छोड़ देते हैं, आबादी के तनासब से बहरहाल ये होना होता है। और फिर जो पसमानदा इलाके हैं, जब पसमानदा सूबे हैं, जो बड़े सूबे हैं आबादी के लिहाज से, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वो अपना कुछ हिस्सा जो है वो पसमानदा जो सूबे उनको, जैसे ये खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो उनको अरबों रुपए जो इजाफी दिए गए हुए हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में पसमानदगी दूर करने के लिए, हत्ता कि एक मरतबा जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी, वफाकी हुकूमत ने कम ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो जो इजाफी पैसे आएंगे ना इससे, वो हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके चलो ठीक है जनाब, कोई गल नहीं, साड़ी जेब ते बोझ आ, तुसी करो, सारा भी साडे ही ने ना, बलूचिस्तान वाले कितने बाहरों थोड़ा आए ने। अच्छा, अब ये देखें कि ये सूबों को जो ये अवार्ड है मालिया कौमी मालियाती कमीशन एनएफसी अवार्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जनाब सूबों को कितना मिलता है, वफाक को कितना मिलता है। ये जो कौमी मालियाती वसाइल हैं, जो वफाक जो टैक्सेस के जरिए जो रकूम इकट्ठी करता है, वो सूबे में तकसीम होती है। 2010 से तकरीबन यही फार्मूला जो है ये चलता आ रहा है, और जो एनएफसी अवार्ड इस वक्त नाफज है उसके मुताबिक जो वफाक है, जो महसूलात इकट्ठे जो आमदनी होती है उसका 42.5% वो रखता है, और 57.5% जो है वो सूबों को दे देता है कि लो जनाब आप अपना काम चलाएं। और ये आबादी की बुनियाद पे, मैंने कहा ना आबादी की बुनियाद पे, और फिर कुछ पसमानदा इलाके जो उनके हिसाब से ज्यादातर जो हिस्सा है वो आबादी के हिसाब से मिलता है। आबादी सबसे ज्यादा किसकी है, पंजाब की है। अब जो बाकी 57.5% है ना, 42.5% तो वफाक ले गए ना, बाकी जो 57.5% है वो, उसमें जो पंजाब का हिस्सा है वो है 51.74, यानी 52.5 कह लो तुम, ठीक हो गया ना। फिर जो सिंध है उसका कितना हिस्सा है, 24.55, 24.5 ला लो, ठीक है ना, 24.5% ओदा हिस्सा वो ले जाता। खैबर पख्तूनख्वा ले जाता है जनाब 14.62% के हिसाब से मैं बात करूं, और बलूचिस्तान की, क्योंकि उसकी सबसे कम आबादी है, उसको मिलता है 9.09% बलूचिस्तान को। लेकिन ये देखें, जो खाम कौमी पैदावार है, जीडीपी जिसको कहते हैं, जिसमें सर्विसेज और पैदावार और गुड्स सारा कुछ शामिल है, उसमें पंजाब कितना हिस्सा डालता है, ये देखें। पंजाब डालता है जनाब उसमें 60.58%, यानी 60.61% जो है वो पंजाब जो है जीडीपी में पंजाब का हिस्सा है, ये देता है। और दूसरे नंबर पे जनाब सिंध है। अच्छा, पंजाब देता जो है जीडीपी में वो है जनाब, इसका हिस्सा जो है 60.58, और मिलता कितना, 51.74%, ये इसको मिलता है। और सिंध जो है, सिंध जनाब जो है 24.55% लेता है हिस्सा, लेकिन जीडीपी में उसका कितना हिस्सा है, 23.7, ये तकरीबन करीब करीब है। सिंध वाले जो, पंजाब को कम मिलता है, सिंध जो है जीडीपी के हिसाब से तकरीबन करीब करीब है, बराबर बराबर है। अब खैबर पख्तूनख्वा का जीडीपी में हिस्सा है 9.9% जीडीपी में जो हिस्सा है उसका, और वो लेके कितना जाता है, वो लेके जाता है जनाब 14.62, यानी जो उसका हिस्सा है जीडीपी में उससे ज्यादा उसको मिलता है आबादी के, क्योंकि ये फार्मूला आबादी के हिसाब से इन्होंने तय किया हुआ। और बलूचिस्तान जो है उसका तो बिल्कुल ही थोड़ा हिस्सा है, ये जो खाम कौमी पैदावार है ना उसमें जीडीपी में उसका हिस्सा है 2.9, आप 3 कर लें, 2.9% उसका टोटल हिस्सा है।
और वो लेता कितना है, 9.09%। जो वफाकी महासिल इकट्ठे होते हैं ना, वो कौमी वसाइल जो हैं टोटल, उनका 9.9% ले जाता है वो। ये है टोटल मामला जो। अच्छा, अब जो दिफा वाला मामला है ना, ये अब जो एक आपको याद होगा कि पहले जो इनकी जो रिटायर्ड फौजी होते थे, उनकी जो पेंशन थी ना, वो दफाई बजट का हिस्सा होती थी। जब अस्करी इदारे पेंशन जो है अपने रिटायर्ड मुलाजमीन को वो खुद दिया करते थे, तो फिर जो बजट था उसमें जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, तनख्वाहें वगैरह गैर तरक्याती अखराजात में आती है ना, तो वो बढ़ जाता था बजट बहुत ज्यादा। फिर उसका हल क्या निकाला? उसका हल ये निकाला कि जो पेंशन है ना, इनको वो जो सिविलियन जो है उनके साथ अदा की जाए। यानी पेंशन जो है वो जो दिफाई बजट है, जो फौज का बजट है, उसमें से निकाल दिया जाए। अब भी जो ये इनके फौज के जो अखराजात हैं ना, वो हमें कोई गिला नहीं है। जो 9 मई को, जो 9-10 मई को जो भी ईरान के इनके साथ, इंडिया के साथ जंग में जो हमने किया है, उसके बाद इनके बजट में इजाफा होना चाहिए। वैसे भी ये अगर डॉलरों में लगाएं तो 8 अरब डॉलर टोटल यार, वहां 80 अरब डॉलर इंडिया का जो बजट है, हमारा 8 अरब डॉलर है। और जो परसेंटेज निकालें, ये कुल बजट जो है हमारा, जो 2025-26 का बजट ये आप लगा लें, इसमें इनका कितने परसेंट इनको देते हैं हम जनाब फौज को जनाब, फौज का जो हमारा कुल बजट है ना इस वक्त, वो है 17,573 अरब रुपए टोटल। और फौज का कितना हिस्सा है यार? फौज का 2,550 अरब रुपये। रुपया की गल करते हैं, डॉलर की गल नहीं कर रहे हैं। डॉलर 8 अरब डॉलर यार, 8.5 ला लो। और ये कुल बजट का 14% है ये जो है। अब वफाक में सर जोड़ के लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे पास तो जनाब खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते। जो टोटल कौमी मालियाती वसाइल हैं, उनमें से हम अपना हिस्सा इकट्ठा हम करते हैं, और हम हिस्सा कितना रखते हैं? 42.5%। तो वो कहते हैं जनाब हमारे जो अखराजात हैं, या हमारी ज़ाहिर व तरक्याती अखराजात, गैर तरक्याती अखराजात, दोनों मिला के वो कहते हैं जनाब तो कम पड़ जाते हैं। ये सूबे अपना हिस्सा कम करें और हमारा हिस्सा बढ़ाएं। तो ये सूबे तैयार नहीं हो रहे एनएफसी वार्ड के तहत। और जो जिस आर्टिकल की मैं जिक्र कर रहा हूँ एनएफसी वार्ड के मतलब जो 160 है आर्टिकल, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक दफा तय हो जाए ना, जो कौमी मालियाती कमीशन जो है एनएफसी वार्ड जो तय कर दे, तो अगले एनएफसी वार्ड में वो किसी सूबे का वो हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। ये उसमें लिखा हुआ है। अब इसका हल जो है, जो 28वीं तरमीम में क्या निकाला जा रहा है, वो ये निकाला जा रहा है, जो मेरे इल्म में ये बात आई है कि जनाब वो जो दिफा वाला है ना बजट, वो अलग कर दिया जाए। पहले दिफाई बजट जो है ना, वो निकाल लिया जाए, जो टोटल महासिल हैं वफाकी हुकूमत के, जो सूबों में और वफाक में तकसीम होते हैं। वफाक अपने हिस्से में से फिर देते हैं ना यार, ये दिफा के लिए बजट मुकर्रर करता है। वो कहते हैं जब वो फौज वाला बजट अलग कर लिया जाए, जो कि 2,550 अरब रुपए है, वो अलग कर लिया जाए। 2,000 की जगह 3,000 अरब रुपए हो जाए, जब कम हो जाए या ज्यादा, ये एक वो अंदाजा लगाना है उन्होंने, जो बजट बनाने वाले हैं उन्होंने। वो कहते हैं कि जब इसको पहले अलग कर लिया जाए, उसके बाद जो फार्मूला है, जो बाकी पैसे बचे, वो जनाब उसी अंदाज में एनएफसी वार्ड में चले जाएं। यानी कि वो जो पंजाब है उसको 51.74% हिस्सा मिल जाए, जो बाकी बच जाए उसमें से। और सिंध को 24.55, और खैबर पख्तूनख्वा को 14.62, और बलोचिस्तान को 9.09% वो दे दें उसमें। उसमें क्या है, ये एक फार्मूला जो है ये, और ख्याल ये किया जा रहा है कि इस बात से शायद जो सियासी जमातें हुकूमत में शामिल वो इनकार ना करें कि जनाब ये ज़ाहिर दिफा का मामला है, तो सबको बोझ उठाना चाहिए। इस तरह की एक तजवीज़ जो है ना, जिस पे बाकी जमातों के साथ मिलके जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, ट्रेनी बेंचों में जो बैठती हैं वो जमातें, वो कबीना का हिस्सा हैं या नहीं, उनके साथ मुशावरत करके अतफाक राय के साथ ये चीज़ें जो हैं, ये इसकी फिर इसको हतमी शक्ल दी जाएगी, फिर इसकी जुजियात तय की जाएंगी। अभी तो वो सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तैयार करेंगे, होना क्या चाहिए उसमें।
एक तो ये हो गया, और दूसरा ये जो पहले भी शायद एक वज़ीर मुमलिकत ने ये बात की है बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम वाली, और इसी पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसका जवाब नहीं देना चाह रहे थे। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब 700-800 अरब जो रुपए है ना, वो वफाकी हुकूमत इस पे वो पे करती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है सूबों के हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि बहबूद आबादी का जो महकमा है वो भी 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के पास चला गया, तो ये भी सूबों के पास चला जाए, ये भी बोझ कम हो जाए वफाक का। और मेरा तो ख्याल है कि पीपुल्स पार्टी को खुश होना चाहिए कि 3 सूबे हैं जहां उसकी हुकूमत नहीं है पीपुल्स पार्टी की, और वो सूबे जहां इनकी हुकूमत नहीं है वहां भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे जो है ये स्पोर्ट प्रोग्राम चलेगा। ये स्पोर्ट, ये कानून में है, ये स्पोर्ट, ये जो प्रोग्राम है ना, इसका नाम कानून में है, एक्ट के तहत है ये नहीं कर सके थे ये जो पीटीआई वाले जब आए हैं, इसका नाम उन्होंने बदल के जब बुज़ाहर हसास प्रोग्राम पता नहीं की एहसास या हसास की प्रोग्राम बदला रख देता सी, लेकिन कागजात दे विच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही सी, बजट दे विच यही लिखा हुंदा सी। और फिर एक और चीज जो है, ये वोटर की एज 18 साल है, वो कह रहे हैं जनाब जो बंदा 18 साल में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो जनाब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, वो नवाज शरीफ वाली वो जो सियासी वो जमातों वाला जो केस था कि नवाज शरीफ जनाब नाअहल हो गए हैं, तो जनाब ये ना बादशाह बन सकते हैं और ना बादशाह घर बन सकते हैं, जो बादशाह नहीं बन सकते वो बादशाह बना भी नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो ना। इस यानी इसलिए उनको पार्टी के वो हटा दिया था ना सदारत से साकम सार वाले बेंच ने। तो इस फार्मूले के तहत वो कहते हैं 18 साल वाला खुद जब नहीं बन सकता एमपीए या एमएनए, 25 साल उसके लिए उम्र मुकर्रर है, तो ये भी जो बादशाह बनाने वाले हैं, मुंतखब करने वाले वोटर हैं, उनकी उम्र भी 25 साल होनी चाहिए। ये में भी काम जो है वो चले जाए। और फिर 18वीं आईनी तरमीम के तहत कुछ डिपार्टमेंट जो हैं या कुछ महकमे हैं या कुछ वजारतें हैं, वो जो सूबों को मुंतकिल की गई थी, अब उनमें से कुछ, सारी नहीं यार, चंद एक जो हैं वो वफाक को ये तजवीज़ है कि वापस कर दी जाए, वफाक उनको देखे। अच्छा वैसे यार ये 18वीं तरमीम का फ़ायदा कि जितने भी डिपार्टमेंट थे, महकमे, वजारतें सारी ये वो, तो वो वजारतें तो उसी तरह कायम हैं। वहाँ जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन भी है, सेक्रेटरी सेहत भी है, वहाँ सेक्रेटरी जनाब वज़ीर सेहत भी हैं और वज़ीर तालीम भी है, ये सारा कुछ वहाँ भी है, सूबे में भी है, पॉलिसी एक नहीं है। इस तरह की जो तजावीज़ है ना, ये इसके ऊपर जो ये बुनियादी ढांचा मैंने अर्ज़ किया कि ये होगा 28वीं आईनी तरमीम का बुनियादी ढांचा, और 28वीं आईनी तरमीम आनी है, ये भी मैं बता दूँ। 27 में तो 28वीं आंदी है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।